नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपने कक्षा 6 विषय विज्ञान का लेसन चौथा किया था, वस्तुओं के समूह बनाना। तो अपने उस चैप्टर का क्या कर रहे हैं, अब सारांश कर रहे हैं कि उस चैप्टर में अपने क्या पढ़ा, इसके बारे में अपना सारा रिवीजन कर रहे हैं। अपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं होती हैं वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती है, कोई लोहे से, कोई लकड़ी से, कोई प्लास्टिक से। तो इस प्रकार अपने जो उनके समूह बना सकते हैं वो लकड़ी वाली वस्तुओं का अलग से, कागज़ वाली वस्तुओं का अलग से, चमड़े वाली का अलग से, प्लास्टिक वाली का अलग और रुई वाली का अलग। तो लकड़ी की कौन कौन सी वस्तुएं अपने बनी होती है जो अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं? कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी, ये सारी वस्तुएं लकड़ी से बनी होती है। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र बने होते हैं। चमड़े से बैग, बेल्ट बने होते हैं। प्लास्टिक के खिलौने, बाल्टियाँ, ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। और रुई के कपड़े बनते हैं। अपने पिछले चैप्टर में किया भी था कि तंतु से बस्तर तक का प्रोसेस क्या है, तो रुई से क्या बनते हैं? बस्तर बनते हैं। तो ये अपने चारों तरफ की वस्तुओं को समूह में बांटने का एक तरीका आपने ये किया था कि उनको किस वस्तु की कौन सी चीज़ किस वस्तु की बनी है, उसी अकॉर्डिंग अपने उनको समूह में बांट सकते हैं। दूसरा था उनके गुणों के आधार पर कि पदार्थों के गुण, कि जो प्रत्येक पदार्थ है उसके क्या होते हैं? अलग अलग गुण होते हैं। वो अलग अलग काम ही लिया जा सकता है, एक ही पदार्थ को सभी कामों में नहीं लिया जा सकता। तो प्रत्येक पदार्थ के जो गुण होते हैं वो दूसरे पदार्थों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। दिखावट में देख लो, तो दिखावट में जो लोहे की दिखावट है, लकड़ी की जो दिखावट है, सोने चांदी की दिखावट है, तो सभी की जो दिखावट है वो क्या है? अलग अलग होती है। इनकी जो धातुएं होती है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इनकी क्या होती है? एक विशेष चमक होती है, लेकिन लकड़ी की कोई भी विशेष चमक नहीं होती। तो दिखावट में सभी में क्या होता है? अंतर होता है। जो धातुएं हैं, पदार्थ जिनमें द्युति होती है वे प्राय क्या कहलाती है? धातुएं कहलाती है। तो द्युति किसके लिए चूज किया गया इन्होंने शब्द? चमक के लिए, कि धातुओं की क्या होती है? विशेष चमक होती है। ये लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी क्या हैं? चांदी धातुएं हैं, और इन सभी में क्या पाई जाती है? विशेष चमक पाई जाती है। और जो कुछ पदार्थ हैं और वायु व नमी के कारण वो अपनी चमक को क्या करते हैं? खो देते हैं। कि लोहा खुले में पड़ा रहता है तो वायु से, नमी के कारण उसमें क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। इसी तरह तांबा यदि खुले में पड़ा रहे तो उसके ऊपर भी हरे रंग की एक परत सी जम जाती है। तो ये क्या है कि धातुओं की जो चमक है, कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है। इसके बाद दूसरा जो गुण है वो है कठोरता, कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, जिन्हें खरोंचा जा सकता है, तो वे तो क्या होते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। वे कठोर कहलाते हैं जिन्हें संपीड़ित करना कठिन है। जैसे लकड़ी को संपीड़ित करना कठिन होगा, लोहे को, एल्यूमिनियम को, लेकिन रुई, स्पंज, ये क्या होते हैं? कोमल होते हैं, इन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसके बाद अपने जो करें बात विलय और अविलय की, तो वे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जो घुलनशील हैं, तो वे तो क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। कि आप पानी का कोई भी गिलास लेकर उसमें चीनी, नमक, चाक पाउडर को मिलाओगे तो वह क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, उसमें विलय हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? विलय कहलाते हैं। और अविलय जो जल में नहीं घुलते वे क्या कहलाते हैं? अविलय कहलाते हैं। रेत, लकड़ी, ये क्या है? जल में अविलय है। सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ये जल में अविलय है, जल में ये घुलनशील नहीं है। तो जो जल में घुलनशील है, जल में घुल जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विलय पदार्थ। और जो जल में नहीं घुलते वे क्या कहलाते हैं? अविलय पदार्थ कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप करके आसानी से देख सकते हो घर पे, कि जल लेकर, चीनी लेकर, और जल और रेत लेकर, दो गिलास अलग अलग लेकर देख सकते हो कि चीनी घुलती है या नहीं। चीनी तो सभी नहीं घुली होगी। रेत का आप देख सकते हो कि रेत नहीं घुलती। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते। तो जैसे सिरका, नींबू का रस, ये क्या है? जल में विलय है। और सरसों का जो तेल है ये क्या है? जल में अविलय है।
कुछ गैसें भी जल में घुल जाती है लेकिन अन्य गैसें नहीं घुलती। तो ऑक्सीजन है वो क्या है, जल में विलय है। ऑक्सीजन क्या है, जल में विलय है। ऑक्सीजन है वे क्या है, जल में घुलनशील है। ऑक्सीजन गैस है, जल में घुली हुई है। इसी कारण ये पादपों में, जलीय जीव जंतुओं में उनको ये प्रदान होती है। जलीय जीव जंतु जो पादप हैं जल से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ये गैस भी क्या है, जल में घुलनशील है। इसके बाद है कि वस्तुएं जल में तैर भी सकती है और डूब भी सकती है। तो जो कुछ वस्तुएं हैं जो हल्की होती है, हल्की होने के कारण वे जल में तैर सकती है, लेकिन कुछ वस्तुएं भारी होती है तो वो क्या हो जाती है, जल में डूब जाती है। तो सूखे पत्ते और सूखे पत्ते ये तो क्या है, ऊपर जल के तैरते रहते हैं, लेकिन जो भारी वस्तुएं हैं, चाबी हुई या कुछ आप आलू या कोई ठोस चीज़ इसमें डालोगे, गेंद, वो क्या हो जाएगी, जल के पैंदे में बैठ जाएगी जाकर, वो जल में तैरती नहीं है क्योंकि वे क्या होती है, भारी होती है। इसके बाद है पारदर्शिता, कि पदार्थों को और गुणों में बांटा गया है। तो पारदर्शिता कि उन पदार्थों या उन सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, पारदर्शिता के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनके अंदर से वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसके बाद पारदर्शी के आगे आप देखो पारभासी और अपारदर्शी। पारभासी जिसमें से नहीं देखा जा सकता, कुछ कुछ देखा जा सकता है, धुंधला सा देखा जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी में से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते उनके आर पार, तो वे क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। तो अपारदर्शी का उदाहरण आप ले सकते हो कागज़, कोई लकड़ी का टुकड़ा आप अपने आँख के आगे रख कर और उसके बाद वाली वस्तुओं को देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। पारभासी का आप उदाहरण ले सकते हो कि किसी भी कागज़ पर कोई तेल का धब्बा लगाकर उसमें से आप देखने का प्रयास करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, और पारदर्शी में से आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या होगा, दिखाई देगा। तो देखो पारभासी में क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से अपने नहीं देख सकते, तो वे क्या कहलाती है, पारभासी कहलाती है। तो ये था आपका इस पाठ का सारांश। तो आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।